पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आया था और मुझे उसकी मां से मिलने का मौका मिला। ललितपुर की घटना ने पूरे हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया और जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा। आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर नोटिस कहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को। महिला आयोग ने अगर कहीं सबसे ज्यादा नोटिस भेजे हैं तो उत्तर प्रदेश। और पुलिस की कहानी देखिए आप, ये तो दबाव बन गया, समाजवादी लोग निकल पड़े जिसके कारण उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और पुलिस का सोचिए, ये पहला काम नहीं है। आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी जो कारोबार के लिए गया था, उसको मार मार करके पुलिस ने उसकी जान ले ली। उस परिवार से भी हम लोग मिले थे। चंदौली की घटना आपके सामने है कि कई पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सिपाही जाते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं, पिटाई करते हैं, दोनों बहनों को पीटते हैं, पीट पीट करके एक बहन की जान ले ली, दूसरी को भी अधमरा छोड़ दिया। और कहानी क्या बना रहे हैं कि फांसी लगा ली उसने। और ये 2-3 घटनाएं नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इसी तरह का काम कर रही है। आखिरकार ये अधिकार किसने दिए पुलिस को? और पुलिस को अधिकार क्यों ना मिल जाए जो सरकार किसी के भी घर को बुलडोजर लेकर के तोड़ सकती है? कोर्ट का स्टे है, सरकार को कोई परवाह नहीं। बीजेपी के लोग अगर जमीन कब्जा करें तो उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं है। बीजेपी के लोग अगर तालाब कब्जा करें तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कानून तोड़ दें, कुछ भी करें, उसके लिए कोई परवाह नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई करता है, एक जात विशेष का कोई कुछ करता है, एक धर्म विशेष का करता है, तो उनके बुलडोजर निकल पड़ते हैं। यही बात हम लोग कहते रहे कि इस सरकार में कानून की धज्जियां उड़ेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ेंगी। और आज देखने को मिल रहा है। आज जब बात इस बात की होनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार बनी है, कितने लोगों को नौकरी दी गई है झांसी में, कितने लड़के लड़कियों को रोजगार मिल गया झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड में। आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए, कम से कम सरकार वो आंकड़े दे कि जो सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, लोगों को न जाने कितने किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वो पानी का इंतजाम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बिजली इतनी महंगी क्यों है? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरिया महंगी, सीमेंट महंगा।
और अब तो रिजर्व बैंक ने भी ऐसा फैसला ले लिया कि आप कुछ लोन लेंगे वो भी आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। आप बताइए, इनकी सरकार जब से बनी है 2014 से, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग अपना पैसा रख करके कुछ इंटरेस्ट से काम चला लेते थे। आज बताइए इंटरेस्ट पहले क्या था और आज क्या है। नोटबंदी के बहाने बैंकों में पैसा जमा कराया, उद्योगपतियों को पैसा दिया, कुछ लोग बैंक से पैसा लेके भाग गए, बैंकें डूब गई, बैंकें मर्ज कर दी। जीएसटी लागू किया कुछ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दी। और क्या गिन रहे हैं? लाउड स्पीकर। कि हमने मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटा दिए, मंदिर से इतने हटा दिए। अरे बीजेपी वालों, किसको धोखा दे रहे हो? वोट तो आपने इस बात में मांगा था कि मस्जिद पे हम लाउड स्पीकर हटा देंगे। ये आप सेकुलर फैब्रिक कब से पहन लिए? ये इसीलिए कर रहे हैं लाउड स्पीकर वाली बात, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े महंगाई का, इन्हें जवाब ना देना पड़े नौकरी और रोजगार का, और इन्हें जवाब ना देना पड़े कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनना था। मैं मुख्यमंत्री जी की बात को कहता हूं कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहां पर भारतीय सेना के लिए तोप का निर्माण करेंगे, फाइटर विमान का निर्माण करेंगे। बीजेपी के लोग तोप और फाइटर प्लेन बना रहे हैं, और बीजेपी की दिल्ली की सरकार फाइटर प्लेन खरीदने की तैयारी कर रही है। अगर विदेश से ही आ जाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, तो आपके बुंदेलखंड से कौन सा एयरक्राफ्ट बनेगा? मैं तो आपके चैनलों को ही देखा हूं, सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ये तय कर रही है कि फाइटर कहां से ले जाएंगे, फ्रांस से ले जाएंगे कि अमेरिका से ले जाएंगे। हम बुंदेलखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं सब कि कम से कम बुंदेलखंड के भी तो एयरक्राफ्ट खरीदेगा कोई। जो पाइप वाटर सप्लाई थी, कभी राठ में समाजवादियों ने शुरू की थी, और मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने प्रेजेंटेशन किया था, और उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट में किस तरीके से घर घर उन्होंने पानी पहुंचाया है, हर घर में नल लगवाया है, और किस तरीके से कैचमेंट एरिया से पानी लेकर के गए। उन्हीं की योजना को देख करके, समझ करके मैंने सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था राठ से। वो बंद कर दिया गया, न जाने कौन सी पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चला रहे हैं। तो समाजवादियों के काम भी अभी तक ये पूरे नहीं कर पाए हैं। बिजली का बिल तो महंगा देना पड़ रहा होगा, और बिजली कितने घंटे आ रही है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, जो सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही, जो सरकार महंगाई को लगातार बढ़ा रही हो, जो सरकार अभी भी ये बताती हो कि ये समस्या है। आपको समस्या बताने के लिए नहीं चुना गया है, आपको समस्या का समाधान के लिए जनता ने वोट दिया है। आपको इतना जन समर्थन इसलिए मिला है कि आप समस्या न बताएं। दिल्ली वाले आए थे, वो समस्या बता रहे थे कि अन्ना जानवर बहुत हैं, अन्ना पशु बहुत हैं। कल मैं झांसी से ललितपुर गया, पूरे डिवाइडर पे हमें अन्ना पशु दिखाई दिए। और ये पहला प्रदेश है जहां जानवरों के एक्सीडेंट से लोगों की जान जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार जनता के सवालों को उठाते रहें। न हमारी मानो न उनकी मानो। आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर के आरटीआई लगा करके जानकारी कर लें कि जितनी भी समाजवादी सरकार में बिजली की परियोजनाएं चालू हुई थीं, उन्हीं को अगर ठीक तरीके से चलाया गया होता, जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई थी, जो सबस्टेशंस बनाए गए थे, समाजवादी सरकार के बनाए गए थे। ये गुजरात से मंत्री आए हैं, इन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का काम कारखाना अगर किसी सरकार में लगा था तो समाजवादी सरकार में उन योजनाओं को भी ये पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार समस्या बताने के लिए नहीं बनी है,
समस्या का समाधान क्या है। और एक मंत्री तो इतना आगे निकल गए कि थोड़ा बहुत कमा लिया करो, पूरा डकार मत जाओ। उन्हें होश ही नहीं है कि मंत्री कौन था उनसे पहले, उन्हें होश ही नहीं कि सरकार किसकी थी उससे पहले। और एक मंत्री जा रहे हैं, हर अस्पताल जा रहे हैं, और एक अस्पताल में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। ये अखबार में, प्रेस के लोगों के सामने क्यों कहते हो शर्मिंदा हो? आपको अपनी गाड़ी उठानी चाहिए थी और 5 कालिदास में जाते, जहां पर खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, कहते कि हाँ हम शर्मिंदा हैं आपकी वजह से, क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स जो दुर्दशा है वो तब ठीक होगी जब बजट देंगे आप। 500 बेड का हॉस्पिटल कितने साल से बना खड़ा है बताओ? पैरामेडिकल कब से बना, कैसे खड़ा है? एम्बुलेंस की हालत खराब हो गई। क्या बिना बजट के ये चीजें ठीक हो सकती हैं? किसी अस्पताल में गरीब को दवाई नहीं मिल रही है। अगर गरीब को दवाई मिल रही होती तो अस्पताल के बाहर जो दवाइयों की दुकान है वो फल फूल नहीं हुई होती। ना दवाई, ना ऑपरेशन, ना इलाज। कल जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, जिस माँ से मैं मिला, और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, हालांकि वो नौकरी से घबरा रहा था, वो बात पूरी नहीं बताया, लेकिन मैं उसके हाव भाव से समझ गया हूँ। वहाँ पर्याप्त ना डॉक्टर है, ना सर्जन है, ना कोई है, ना दवाई है, ना कुछ नहीं है। और यही हालत सब अस्पतालों की है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी मेट्रो चलाने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ मेट्रो का शिलान्यास करने आ रहे होंगे। कोई समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पर है, और समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ, आदरणीय आजम खान साहब के साथ पूरी खड़ी है। तो अच्छी बात है। जैसे कि उनकी मांग है कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाए, क्या समाजवादी इस पर विचार करेगी? तुम्हें डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। जो विधायक चाहेंगे वो होगा। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? नहीं, हम पे सुझाव क्या है भाई? जो लोग बड़े बड़े हवाई जहाज और तोप बनाने की बात डिफेंस में कर रहे हो, सुझाव तो उन पे होगा। हमने तो केवल पानी की बात की थी। एरएच डैम बन जाता, यहाँ का कैनाल सिस्टम बेहतर हो जाता, ये आपका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा ललितपुर में, वो चल जाता, परीक्षा शुरू किया गया। तो हम तो यही काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, डायल 100 चलाते हैं, यहाँ 500 बेड हॉस्पिटल बनाया, पैरामेडिकल को फंड्स दिए, सैनिक स्कूल बनाया, फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर बनाया समाजवादियों ने, उद्घाटन कर दिया किसी और ने। तो इसलिए हमसे सुझाव क्यों लेते हो? आप पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ आप पे भी जानकारी होगी। आप क्यों नहीं लड़ रहे हो इसके लिए? आप क्यों नहीं कर रहे? आप बजट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे बजट? आप अलग से बजट दीजिए, उसके लिए क्यों नहीं दे रहे बजट आप? क्या मतलब कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? हमारी पार्टी लगातार इसी, जहां कहीं भी अन्याय होगा, हमारी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और आज भी अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दुख, दर्द और परेशानी में बैठे हैं। लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, पीड़िता से मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। जहां आपने कहा अनैतिक बुलडोजर चल रहे हैं, उनके परिवारों से मिलने गए हैं क्या? उनका दर्द समझने गए? किसके लिए? जिन घरों पे बुलडोजर चले हैं, जिनको आप अनैतिक बता रहे हैं। हमारे देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल कर रहा है। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में रखे हुए हैं, और लगातार उनकी जो मदद हो सकती है वो सरकार से समाजवादी पार्टी कराएगी। हमारी पार्टी को कहेंगे विरोध करें उसका, कानूनी लड़ाई लड़ें उसकी। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होगी, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार, अगर आपके पास स्टे है कोर्ट का, तब भी सरकार नहीं परवाह कर रही। इनके अपने गैर कानूनी बने हुए चीजें, उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे। तो इसीलिए मैंने कहा क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा?
समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी, लड़ाई लड़ेगी। वहाँ नहीं खड़े मिल रहे हैं लोगों को, इसलिए आपके विधायक जो हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से रुष्ट हैं। वो चाह रहे हैं कि अरे हमारे समझदार पत्रकार, पूरी जानकारी नहीं है आपको, कम से कम पूरी जानकारी रख करके बोलो। मुझे बताएं सर। नहीं, पूरी जानकारी रख करके बोलो। अगर जानकारी नहीं तो न मत बोला करो। नहीं, अगर जानकारी नहीं हो, अगर जानकारी ना हो हमारे पत्रकार साथी तो ना बोला करो, तो अच्छा रहता है। नहीं, हम पे जानकारी है, हम क्यों साझा करें जानकारी को। चुनाव में पुलिस प्रशासन का गलत उपयोग किया, आप लगातार कहते रहते हैं कि उनको आगे करके भाजपा ने चुनाव लड़ा, चाहे एमएलसी का हो चाहे उससे पहले हो। अब इस तरह जो घटना हो रही है ललितपुर में, क्या अफसरशाही को इतनी छूट दे दी गई है कि उनके जनप्रतिनिधियों तक की सुनवाई नहीं होती? देखिए, आप क्या मानना है इसमें, क्यों इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है लगातार? आपने पंचायत को चुनाव देखा था, जिस समय लखीमपुर में जो दो माताएं बहनें अपना पर्चा दाखिल करने जा रही थीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने वो पर्चा छीन लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, साड़ी छीन ली। उस समय सबसे पहले विरोध अगर किसी ने दर्ज किया था, समाजवादियों ने दर्ज किया। और उत्तर प्रदेश में ये पहली एक घटना नहीं थी। अभी पंचायत के अध्यक्ष चुनाव हुए थे, बताइए पुलिस का क्या इस्तेमाल हो रहा था। आपका एमएलसी चुनाव हुआ, आप बताइए पूरा पुलिस प्रशासन लग गया था कि नहीं लग गया था। तो जब पुलिस से आप ये काम लोगे तो पुलिस की मनमानी कैसे रोकोगे। इसीलिए पुलिस के जो सेंटर्स हैं, थाने, वो अराजकता के केंद्र बन गए। इतनी वसूली कभी नहीं हुई होगी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वसूली हो रही है। और आपके माध्यम से जगह जगह से खबरें आ रही हैं और जगह जगह से जानकारी मिल रही है किस तरीके से क्या व्यवहार हो रहा है। जो व्यवस्था बनी थी, जो व्यवस्था बनी थी पुलिस के लिए, मान लीजिए डायल 100 बनी थी, डायल 100 बर्बाद हो गई, उसका नाम बदल दिया। आज गाड़ियां कितनी बढ़ाई बताओ। 181 जो बनाया 1090 था। आशा ज्योति केंद्र बन रहे थे जहां लड़कियों बहनों की मदद मिल सके, वो कहाँ हैं, क्या मदद कर रहे हैं आप। इनका आईपीएस फरार है। सोचिए आप, ललितपुर हम समाजवादी लोग पहुंचे, ये तुरंत अपराधी पकड़ लिया। क्या पुलिस के संपर्क में नहीं रहा होगा। पुलिस के संपर्क में था, उन्हें पता था कि कब पकड़ना है। अरे तुम वो चाचा है ना, इसलिए। अभी एक खबर चल रही है चैनल में, क्या चैनलों में एक खबर चल रही है। क्यों ऐसा कहते हो बात, क्यों आप ऐसी बात करते हो। देखिए हमारे पत्रकार साथियों, अभी महाराष्ट्र का आप देखिए, जो नेता को कहीं टीवी नहीं दिखाता था, पूरा टीवी आजकल हाईलाइट है। समझ गए ना आप। तो टीवी किसको दिखाएगा। अब आप तो यूट्यूब चैनल वाले होंगे, नहीं यूट्यूब वाले होंगे, अच्छा पेपर है, तो आप सोचिए किसको स्पेस दिया जा रहा है। एक मिनट, किसको स्पेस दिया जा रहा है, सोचिए आप। और ये हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथी सही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर पे बहस। सवाल ये है, किसी गांव में आप चले जाएं, 80 से 90% नौजवान यूथ बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मान लीजिए अभी गेहूं की फसल थी, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि किसने केंद्र पे खरीदा गया गेहूं, बताओ सरकारी केंद्र पर। आप पत्रकार साथियों झांसी के, बताओ कहां खरीदा गया, किसी जगह खरीदा गया हो तो बता दो। और जब नहीं खरीदा है सरकार ने, तो आखिरकार सरकार ने किसको खरीदने दिया। सरकार तो ये कह रही कि रेट मिल रहा था किसानों को, इसलिए किसानों ने अपना बाजार में बेच दिया। अब जब बाजार में बिक गया तो गेहूं किसके पास पहुंच गया, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया। और बाद में आप में से लोग जो आटा खरीदने जाओगे बाजार में, तो बताओ कितना गुना मुनाफा उनको मिलने जा रहा है। पूरा गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है। जब आप आटा खरीदने जाओगे तो बताओ किस कीमत आटा खरीदोगे आप। इस पे बहस नहीं आपकी। आप में से ज़्यादातर हो सकता है आप पिसवा लेते हो, हमारा साथी सच बताना, आटा खरीदते हो कि पिसवाते हो। तो तुम हमारे जैसे ही हो। जो लोग पैकेट खरीदते हैं, सोचिए जो पैकेट खरीदे किस कीमत मिलेगा उन्हें। आज दूध की कीमत क्या है, तो अगर ये क्या क्या ये मुनाफा जो दूध पैदा करने वाला किसान है, गरीब, क्या उसको मुनाफे का शेयर मिल रहा है।
किसको मिल रहा है? और मैं तो आपसे कहूँगा कि झांसी, मध्य प्रदेश और आसपास का आप हिसाब किताब लगवाना कि गेहूं किन लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है, और सरकार की खरीदी नहीं हुई। तेल जो खा रहे हो, किसका तेल है? तो आखिर तेल ही होगा। बहस तो ये होनी चाहिए कि जब सबका पैसा खत्म हो रहा था, सेविंग का, अकाउंट का, तब कुछ उद्योगपति दुनिया में पहुंच रहे थे आगे। समाजवादी पार्टी ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाई? अरे हम तो कोशिश करते हैं, तुम्हारा सवाल ही उल्टा होता है। नहीं, अगर मेरा सवाल उल्टा होता तो हम तो कोशिश करते हैं भाई, हम तो कोशिश करते हैं कि अपनी बात पहुंचाएं। भाई हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, जैसे हम ही हैं। अरे पुराने हो, हमें क्या नहीं पता तुम्हारा। तो कुछ लोग हैं ही एजेंडा के साथ आते हैं, लेकिन उसमें कोई खराब बात नहीं है। जैसे एक मिनट भाई, सवाल महंगाई का है। आपको ये सवाल दिल्ली वालों से और लखनऊ वालों से करना कल कि जो लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, जो आपकी जेब से पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो किसके पास जा रहा है? ये मुनाफा जो हो रहा है सरकार को, वो किसके पास जा रहा है? मेरे पत्रकार मित्र लोहिया जी की किताब पढ़ लेना, हिंदू बनाम हिंदू, तो शायद पहले ही पैराग्राफ में ही आपको जवाब मिल जाएगा। और बाबा साहब ने जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही कि जो जाति का जो है झगड़ा, कभी किसी ने खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। बाबा साहब ने भी यही रास्ता अपनाया कि जातियां टूट जाएं, जातियों का भेदभाव नहीं हो। तो अब समाजवादियों को दोबारा एक बार फिर अपने डॉक्टर राममनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को फिर देखना पड़ेगा, और उन्हीं दोनों के सिद्धांतों को लेकर के जनता में जाना पड़ेगा। आज जो प्राइवेटाइज हो रहा है, नहीं ध्यान तो बहुत बताया गया था, लेकिन हमारे टीवी वाले मित्र हम लोग को दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो बजट का भार इतना था उनके ऊपर। अरे मुझे पता है किसको दिखाया आपने, मुझे पता है किसको दिखाया आपने। हमारे पत्रकार साथी, जो बजट का भार है उसमें सब कुछ चला जाता है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के मैनिफेस्टो नहीं, पिछले बार के मैनिफेस्टो, उसमें ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहां आय दोगुनी होगी? बीजेपी का मैनिफेस्टो है। ये जो बिजली बनी है, ट्रांसमिशन लाइनें बिछी हैं, बताओ बीजेपी के लोगों से पूछिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का कारखाना कौन सा आपने लगाया है? एक कारखाना लगाया हो तो बता दो, एक कारखाना बड़ा लगाया हो तो बता दो। आपके झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, क्या उस समय सोलर एनर्जी पर नहीं काम हुआ था शुरू? हर जगह जिले में प्लांट लग गए थे कि नहीं लग गए थे? तालाब भी खुदना शुरू हो गए थे। याद कीजिए कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एमओयू किए हैं 5 लाख करोड़ के, अरे आपने दोबारा कभी पूछा ही नहीं 5 लाख करोड़ कहाँ चले गए? कभी पूछो उनसे कि 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, कहाँ चला गया? यहाँ पे तोप बननी थी, आप बताओ तोप कहाँ बन रही? बताओ, हम देखना चाहते पत्रकार साथी, बताओ कहाँ बनी तोप? अरे वो हवाई फाइटर प्लेन कहाँ बन रहा है ये बताओ? ये फाइटर प्लेन कहाँ बन रहा है? इंडोनेशिया ने पाम ऑयल बंद कर दिया और तमाम विदेशी कंपनियां जो कार आर की यहाँ पे जो भारत में वर्क कर रही थी, वो सब अपना बटोर के यहाँ से चलिए बंद करें। क्या कारण मानते हैं आप? ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। ये तेल जो बंद हो रहा है, कौन से तेल की बात कर रहे हो? पाम ऑयल इंडोनेशिया ने बंद तो पाम ऑयल खा क्यों रहे थे मिलावट का? आपको पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है कि पकौड़ा खाएं, आपको पता नहीं है कि सरसों के तेल से अच्छा पकौड़ा बनता है। क्यों आप पाम ऑयल ले रहे हैं आप पकौड़ा बनाने के लिए? जब बीजेपी की बात नहीं मानते कि सरसों के तेल से अच्छा पकौड़ा बनता है, क्यों पकौड़ा तल रहे हो आप उसमें, रिफाइन में? अरे एक मिनट अपना पड़ जाए, सुनिए, बड़ी बात पूछिए। ए भाई
पत्रकार भाई ये बड़ा सवाल पूछा है। मेरा परिचय हो जाए पत्रकार साथी से तो मैं बताऊंगा। बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट, धन्यवाद अजय। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसीलिए बात मैंने उठाई जानबूझ करके, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में फाइटर प्लेन बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि फ्रांस में फाइटर पायलट के फाइटर एयरक्राफ्ट के सौदे हो रहे हैं। जब सब चीज़ आप बाहर से ही खरीद लाओगे तो बुंदेलखंड में कब बनेगा? और फिर बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जो इंटरनेट स्पीड है यहाँ वो जर्मन और बर्लिन से ज़्यादा तेज है। आप भी सवाल नहीं पूछते हो, ना जवाब देते हो, तो हम क्या करें बताओ? अखिलेश जी, आप कहते हैं जिनका परिवार हो वही परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री गए हैं अब अपने 5 साल बाद घर, इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो माँ से मिलने गए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम यहाँ एक पीड़ित की माँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।